हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक पांडे, आपका फिजिक्स टीचर एंड फिजिक्स फैकल्टी एट neetprep.com। तो अभी तक हम लोग बच्चों क्लास 11th की टैगिंग कर चुके हैं, प्लस क्लास 12 के भी 3 चैप्टर की टैगिंग और माइंड मैप वाला काम हमारा हो चुका है। अब बचे बाकी 11 चैप्टर। 11 में बच्चों एक चैप्टर तो आपका कम्युनिकेशंस है, जो कि आपके नीट के सिलेबस में नहीं है। तो हमारे सिर्फ अब 10 चैप्टर बचे हैं क्लास 12 के, जिनकी माइंड मैपिंग और टैगिंग करना बाकी है। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे वन ऑफ द स्कैरियस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, दैट इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एक चैप्टर ऐसा है बच्चों, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, इसलिए बच्चों को इस चीज में खासकर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लिखने में, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन लिखने में, टॉर्क की डायरेक्शन लिखने में दिक्कत आती है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आखिर आया कहां से है प्रीवियस ईयर में, और इस चैप्टर में ओवरऑल कितने क्वेश्चन आए हैं। क्या ये वर्क एनर्जी पावर की तरह जिसमें 3 क्वेश्चन आए थे, या रोटेशन की तरह जिसमें 3 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग ऑन एन एवरेज हर साल, क्या इससे भी 3 आ रहे हैं? आइए देखते हैं इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जैसा कि नाम है वैसा ही चैप्टर का काम है। यहां पे हम लोग एक नया ही इंपैक्ट देख रहे हैं, एक नई चीज देख रहे हैं चार्जेस की, एक नई प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। 2000 सालों तक हम लोग मैग्नेटिज्म को, इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल अलग मानते थे। क्यों अलग मानते थे? क्योंकि हमको लगता था कि जैसे मास एग्जिस्ट करता है, जैसे चार्ज एग्जिस्ट करता है, वैसे ही पोल्स भी एग्जिस्ट सेपरेटली करते हैं। इनका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें कभी भी मोनोपोल नहीं मिला। ऐसा नहीं हुआ कि हम रास्ते में जा रहे हैं हमें सिर्फ नॉर्थ पोल मिल जाए। जब भी हमें मैग्नेट्स मिलते थे, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स, तो फिर हमें नॉर्थ और साउथ साथ में ही मिलते थे। यही नहीं, कई लोगों ने दिमाग लगाया, उनने उसको कट कर दिया, उनने सोचा चलो ये लेफ्ट वाला पार्ट नॉर्थ हो जाएगा, लेकिन बाय देयर सरप्राइज जैसे ही वो उसको कट करते थे, ये 2 डायपोल बन जाता था, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। और यहां से इन लोगों को धीरे धीरे लगने लगा, या पता लग गया कि भैया इसमें तो सिर्फ डायपोल ही एग्जिस्ट करते हैं, इसके मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसमें इनने ढूंढना बंद कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी लोग कर रहे थे, तो एक्सीडेंटली आपने पढ़ा होगा कि एक साइंटिस्ट ने गुस्से में आके अपने बच्चों के ऊपर मैग्नेट फेंक के मारा। वो मैग्नेट उसके एक रिंग से होकर निकला, और जिससे उसकी रिंग के अंदर करंट इंड्यूस हो गया, और उसको डिफ्लेक्टेड होती हुई सुई दिख गई। और यहां से मैग्नेटिज्म की स्टडी की शुरुआत करंट के साथ स्टार्ट हो गई। यहीं से बायोट सावर्ट साहब ने फिर इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को स्टडी किया, यानी करंट का मैग्नेट के ऊपर इफेक्ट और मैग्नेट का करंट के ऊपर इफेक्ट, ये दोनों ही साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व किए गए थे। इसी चीज की पूरी स्टडी को हम लोग यहां पे पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो बच्चों, इस चैप्टर को सिंप्लीफाई करने के लिए जो मैं माइंड मैप आपके सामने लिखने जा रहा हूं, वो वैसे तो टॉपिक्स की टैगिंग ही है, लेकिन फिर भी अगर उसको हम सिंप्लीफाइड वर्ड्स में बना दें, डायग्राम की तरह दिखा दें, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप अपने माइंड में याद रख सकते हो, उनके फॉर्मूले रिलेट कर सकते हो। रिवीजन में अगर आपको कोई पार्ट आपका मिसिंग है तो उसे पहचान सकते हो। तो देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अगर मैं यहां पे कहूंगा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट टर्म मैग्नेटिक, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें आप लोग मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हो यूजिंग बायोट सावर्ट एंड एम्पियर सर्कुलर लॉ, जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था यूजिंग कूलम्ब्स एंड गॉस लॉ, वैसे यहां पे बायोट सावर्ट इज सिमिलर टू कूलम्ब्स एंड एम्पियर सर्कुलर इज सिमिलर टू गॉस। फिर इसके बाद फील्ड के बाद आप पढ़ते हो मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें आप सबसे पहले एक लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हो। लॉरेंज साहब ने मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन दिया था, रादर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन दिया था। और इस फोर्स की मदद से क्या पढ़ते हैं, जैसे ही हमारे सामने एक नया फोर्स आता है, हम सबसे पहले उस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन लिखते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं। सो यहां पे फोर्स के बाद आप क्या स्टडी करने वाले हो? यस, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर दिस फोर्स। एंड ऑफ कोर्स, टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी वी अज्यूम दैट द फोर्स शुड बी कांस्टेंट, यानी अंडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
उसी में वो सर्कल बन जाता है, हेलिकल बन जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है, एंड सो ऑन। ये सारी कहानी इस फोर्स के आगे। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, एंड फाइनली मैग्नेटिक टॉर्क। तो बेसिकली बच्चों क्या है, तीन ही तो चीजें हैं यार इसके अंदर। टॉर्क के अंदर फिर आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन करते हो, टॉर्क भी उसी के टर्म्स में लिखते हो, फिर उसी को अप्लाई करते हो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए, जहां पे मैग्नेटिक टॉर्क स्प्रिंग के टॉर्क के साथ बैलेंस होके एक डिफ्लेक्शन शो करता है, जिससे एमीटर और वोल्ट मीटर की कहानी रिड्यूस हुई थी। तो ये सारी कहानी बच्चों टॉर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के अंदर है। तो ये हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का मेजर क्रक, कि जिसके अंदर हम तीन चीजें पढ़ रहे हैं, फील्ड, फोर्स, टॉर्क। अब इनकी ब्रांचेस बनाएंगे, इनको इनके डिटेल में घुसेंगे कि और इसमें और डीप में जाने में हम किस तरह से इसमें ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि फील्ड के अंदर सबसे पहले आपका बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ, और फिर बायोट-सावर्ट्स लॉ की मदद से यू कैलकुलेट फील्ड ड्यू टू डिफरेंट थिंग्स, ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, स्ट्रेट वायर, मूविंग चार्ज, और ये लिस्ट आप जितनी बढ़ाते जाएं उतना बेटर है, बट मिनिमम ये तीन चीजें तो होनी बनती हैं। दूसरा, फिर आप इसी के अंदर बायोट-सावर्ट लॉ के बाद फील्ड के अंदर एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसमें आप लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखते हो। सबसे पहले सीखते हो जिसके लिए हमने डिफाइन किया था सोलेनॉइड, फिर टॉरॉइड, फिर एक अच्छा एग्जांपल मैं शीट का जनरली ऐड कर देता हूं, क्योंकि शीट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पढ़ी थी। तो मैग्नेटिक में भी अगर करंट शीट के लॉन्ग फ्लो हो रहा हो तो एक सिंपल सा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाता है, वो हम लोग यहां देखते हैं। तो बच्चों ये हुआ फील्ड का कॉन्सेप्ट, फील्ड के अंदर एम्पियर सर्कुलर, बायोट-सावर्ट, और ये इनके रिजल्ट्स अपने को याद होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं बच्चों सेकंड टर्म फोर्स की तरफ। आपने फील्ड निकालना सीख लिया, और फील्ड का फायदा क्या है? फील्ड क्या होता है? इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अराउंड इट। तो जब भी उसमें कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा वेलोसिटी के साथ, ध्यान रहे स्टैटिक नहीं, वेलोसिटी के साथ, तो फिर उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का एक्सप्रेशन दिया था लॉरेंज साहब ने। तो सबसे पहले ही एक्सप्रेशन हम जो फोर्स का लिखेंगे, लॉरेंज फोर्स, F वेक्टर इज इक्वल टू QE प्लस Q टाइम्स V क्रॉस B। फिर दूसरा आप देख सकते हैं, अगर प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन लास्ट से बड़ा ही, लास्ट ईयर नहीं मतलब अराउंड 2-3 ईयर बिफोर, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया था, इसमें लॉरेंज फोर्स के वेक्टर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट था, जिसमें यह था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों थे, और एक चार्ज इंटर करता है उसमें। तो व्हेन वी स्विच ऑफ द magnetic field, the acceleration of charge is a0 in east direction, and if we switch on the magnetic field, then the acceleration becomes 3a in the same direction. So we needed to find the magnetic field and the electric field, the value of magnetic and electric field. अब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों सिर्फ लॉरेंज फोर्स का ही कॉन्सेप्ट यूज करना था। वो ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन दे रखी थी उनको I और J और K के टर्म्स में लिख करके, K की जरूरत ही नहीं थी, 2D में मोशन हो रहा था। तो इस लॉरेंज फोर्स के वेक्टर एक्सप्रेशन की मदद से आपको सॉल्व करना था, और वो काफी टफ क्वेश्चन था, काफी कम बच्चे उसे सही करके आए थे। तो आप देखना, अभी मैं आगे लिखूंगा, टैगिंग करूंगा तो यहां पे लिखूंगा, और आप जब भी अपना रिवाइज करें तो उसमें देखना लॉरेंज फोर्स वाला वो क्वेश्चन कैसा था। सेकंड चीज जो फोर्स में पढ़ी जाती है वो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोशन पढ़ते हैं, मोशन, फोर्स तो लिख लिया, फोर्स के बाद उस चार्ज पार्टिकल पे उस फोर्स का इफेक्ट पढ़ते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब बच्चों इसके अंदर भी कई सारे केसेस आ जाते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला केस इसमें हो जाता है कि व्हेन वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर दूसरा केस जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, ये सेकंड वाला केस, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन इट फॉर्म्स अ सर्कुलर यूनिफॉर्म। सर्कुलर
मोशन। और फिर आप इस चीज के अंदर रेडियस लिखते हो r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, अगर आपको याद हो। रादर फिर आप इसी एम वी को मोमेंटम को अंडर रूट 2m के बाय क्यू बी लिख देते हो, और सो एंड सो ऑन। ये रेडियस के कई सारे, इसी के आगे कई सारे फॉर्मूले आ जाते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन enters a region of uniform magnetic field having same kinetic energy, find the ratio of their radius, or if they are accelerated by same accelerating voltage, find the ratio of their radius। तो वो यहीं पे यूज होता है बच्चों, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वैसे इसी में दूसरा टर्म जो आप लिखते हो, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई m बाय क्यू बी, और फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाती है 1 बाई टी। इसके अंदर आपने बच्चों ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड फिक्स रहता है। और इसी कॉन्सेप्ट को फिर आपने यूज किया था साइक्लोट्रॉन में, ठीक है बच्चों। और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी उसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैच करनी चाहिए, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तब जाके साइक्लोट्रॉन काम करता है। मैक्सिमम एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, या साइक्लोट्रॉन का एक्सेलरेटिंग वोल्टेज निकालने वाला टर्म भी यहीं से निकलता है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपने आप में पूरा 1.5 लेक्चर ले लेता है। और इसी के अंदर आपने बच्चों वाले क्वेश्चन भी किए थे कि एक चार्ज पार्टिकल रीजन इंटर करता है, तो बताओ अगर वो उस रीजन को क्रॉस कर जाए तो किस एंगल से निकलेगा, एंगल डिफ्लेक्टेड। ये सारे क्वेश्चंस इसी के अंदर आते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर। तो काफी इंटरेस्टिंग होता है, बच्चों को काफी मजा आता है, और आपको इसके रिजल्ट्स याद होने चाहिए। एंड तीसरा केस बच्चों वही हेलिकल पाथ वाला, इस चीज को मैं इधर लिख देता हूं, व्हेन वेलोसिटी इज एट एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस विल गिव यू हेलिक्स पाथ, जिसमें आप लोग पिच की कैलकुलेट करते हो। इसके अंदर एज सच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हम लोग नहीं घुसते हैं, क्योंकि इट्स ए 3 डायमेंशन मोशन। बस पता होना चाहिए कि कैसा होता है, किस डायरेक्शन में हेलिक्स बढ़ता है, और उसकी पिच की वैल्यू क्या होती है, उसकी रेडियस कैसे लिखेंगे, और हाफ टाइम पीरियड में और फुल टाइम पीरियड में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ये इस टाइप के 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन में किए जाते हैं, बट ऐसा ज़्यादा डीप में घुसने वाला मतलब नहीं है। दिस पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट मोशन के अंदर, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है बच्चों। फिर इसी के अंदर हम लोग फोर्स के अंदर ही फिर हम लोग अभी तक सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, फिर फोर्स के अंदर ही बच्चों यहीं पे ही मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों अगर प्रेजेंट हो तो किस तरह से इसका मोशन स्टडी किया जाता है। इसमें आपके सामने केस 1 आता है, जिसमें वेलोसिटी, electric field is perpendicular to magnetic field is perpendicular to velocity, that is velocity selector, very important। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन उठ के आते हैं, अगर मैं एक को रिवर्स कर दूं तो भी वो मूव करता रहेगा, चार्ज को नेगेटिव रख दूं तो भी मूव करता रहेगा। तो फोर्स बैलेंसिंग की इक्वेशन थी, फोर्स कैंसिल हो जाते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा केस बच्चों ये परपेंडिकुलर जब हमने पढ़ लिया तो ई पैरेलल टू बी, एक ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होते हैं, और इसके अंदर वो हेलिकल मोशन भी हो सकता है, और टिपिकल आप अपने हिसाब से उसके अंदर एक्सेलेटिंग पिच और डी एक्सेलेटिंग और रिड्यूसिंग पिच वाले कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो, बट वो ज़्यादा ही अंदर घुसना हो जाएगा बिना मतलब का। सो आई थिंक दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। बस इस पे 1-2 एग्जाम्पल समझ लो कि ये कौन सा केस है, कैसे होता है, बस ज़्यादा इसमें अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द फोर्स। अब आप देख रहे होंगे इन सारों में हम लोग फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल लिख रहे थे। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, भाई चार्ज पार्टिकल ही तो मूव कर रहा है, उसे पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल मूव करता कहां है, करंट वायर के अंदर। करंट वायर के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो वायर को एज अ होल फोर्स लगाएगा। यानी if a charge particle moves in a current wire, then the wire will experience the magnetic force when the wire is placed in the magnetic field. Rather सबसे पहले तो वायर पे ही फोर्स मिला था मैग्नेटिक फील्ड का, तब उसके बाद ये पूरी थ्योरी डेवलप हुई कि अच्छा नहीं, ये तो चार्ज पार्टिकल्स है जो वायर के अंदर मूव कर रहे हैं। यानी फोर्स ऑन पार्टिकल, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स,
ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स का जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। और फिर इसी के अंदर अगर आपको याद हो वो F=IBL वाला जो फॉर्मूला होता था वो यही इसी की मैं बात कर रहा हूं। फिर इसी से आप लोग नेक्स्ट चले जाते हो, दिस इज फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फोर्स टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। दैट इज अगर आपको याद हो F=μ0I1I2/2πd और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता था और इसी से आपने फिर एम्पियर की डेफिनेशन ऑफ एम्पियर यहां से निकल के आई। तो आप देख रहे हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड तो छोटा पार्ट था लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के अंदर फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फिर वेलोसिटी सिलेक्टर साइक्लोट्रॉन, फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर IBL, देन फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। दिस इज ऑल अबाउट फोर्स। क्योंकि बच्चों इसमें इतनी सारी चीजें क्यों हैं? रीजन ये क्योंकि आप एक नई चीज पढ़ रहे हो तो आप उसके बारे में सब कुछ पढ़ोगे ना यार। एक चीज लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिसिंग होगी, एनर्जी। मैग्नेटिक फोर्स के अंदर एनर्जी नहीं पढ़ते हम। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क करता ही नहीं, तो एनर्जी लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है ऑलवेज, तो हमेशा उसका पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कभी भी रेट ऑफ डूइंग वर्क ही जीरो होता है, चाहे कितना ही उसको मूव करा लो। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नेट वर्क डन और इंस्टेंटेनियस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। So there is no point of defining energy in this chapter. So that's why you will see we have only force, we have only field, we have only torque. We don't have energy as we had in electrostatic, where we had a complete chapter for the energy in the which you name as electric potential energy or electric potential and capacitances. So that is the big difference between electric force and magnetic force. The absence of energy concept here, because the work done by magnetic force is zero. नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस टॉर्क। तो टॉर्क में हम लोग सबसे पहले बच्चों हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट INA। फिर इसकी मदद से हम लोग बच्चों बोर मैग्नेटॉन, अगर आपको याद हो बोर मैग्नेटॉन यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट, ये हम लोग यहाँ INA के बाद करते हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम होती है, इसमें मज़ा आता है बच्चों को। फिर उसके बाद टॉर्क के अंदर ही दूसरी चीज़ वही टॉर्क का एक्सप्रेशन कि अगर मैं किसी कॉइल को अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, M क्रॉस B। M लिखो, B लिखो, दोनों की डायरेक्शन देखो, क्रॉस प्रोडक्ट यानी साइन थीटा। फिर इसी के अंदर बच्चों ये M क्रॉस B को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, जगह कम बच रही है। दिस इज M क्रॉस B, यानी M डिफाइन किया, फिर M क्रॉस B लिखा, एंड फिर इसी टॉर्क की मदद से बच्चों आप लोग डिफाइन करते हो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर तीन चीजें आती है, सेंसिटिविटी, मतलब आप टॉर्क के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हो। दूसरी चीज जो बच्चों यहां पे आती है फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कन्वर्ज इनटू एमीटर, और तीसरी चीज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कन्वर्ज इनटू वोल्ट मीटर। वैसे इसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ डाल रहा हूँ फिर से कि एक्चुअली में पढ़ा है तो ये यहीं पे ही जाता है। तो देख सकते हैं ये है बच्चों कहानी इस मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर की। काफ़ी मुश्किल है इसको पूरे को एक उसमें बनाना, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि इतने सारे टॉपिक्स को सबसे पहले मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो थोड़ा सा एक इजी स्ट्रक्चर बन गया दिमाग में। फील्ड, फोर्स, टॉर्क। फिर आपने फील्ड के ऊपर 2 पार्ट्स डिवाइड कर दिए, फील्ड के ऊपर इधर बायोट सबॉट एम्पियर सर्किटल। फिर फोर्स के अंदर 2 पार्ट्स डिवाइड कर दिए, फोर्स ऑन अ चार्ज एंड फोर्स ऑन अ वायर। फिर टॉर्क के अंदर आपने 3 पार्ट्स कर दिए, टॉर्क में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, फिर उसके बाद टॉर्क का एक्सप्रेशन, एंड देन उसका एप्लीकेशन in moving coil galvanometer. So this is the mind map for magnetic effects of current.
अब आइए देखते हैं कि इतनी सारी चीजें, ये तो रोटेशन में जितने ज्यादा टॉपिक आ गए थे उतनी टॉपिक लगभग इसके अंदर भी आ गए हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम के क्वेश्चंस की टैगिंग देखोगे बच्चों, तो आप देखोगे बस एक या दो क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। अब देखो, आप बोलोगे सर जैसा 2 वैसा 3, ऐसा नहीं है बेटा। आप परसेंटेज में सोचो, अगर किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और किसी चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो इन तीनों में 30% का फर्क आ जाता है। यानी अगर एक से 100% आ रहा है तो दूसरे से 66% आने की प्रोबेबिलिटी है, तो तीसरे से 33% आने की प्रोबेबिलिटी है। प्लस वो जो प्रोबेबिलिटी है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है इतने सारे टॉपिक्स में, कि वो 33% अगर आ रहा है तो वो अगर एक ही टॉपिक से आ रहा है तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उस टॉपिक की। लेकिन अगर वो मान लो 66% भी है लेकिन नंबर ऑफ टॉपिक्स खूब ज्यादा हैं, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी उसकी घट जाती है। तो इसके 2 बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको बताए थे। सॉलिड वाला जो चैप्टर था जिसको हम इग्नोर करते थे, उसके अंदर एक ही क्वेश्चन आता था, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है 33%, लेकिन वो एक ही टॉपिक से आ रहा था, तो पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी उस टॉपिक के लिए, तो वो टॉपिक का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। लेकिन इस चैप्टर में आप देखोगे 1 या 2 क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, 2 मान लो ऑन एन एवरेज, लेकिन इतने सारे टॉपिक हैं कि जब आपको पर टॉपिक के ऊपर अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ओवरऑल वेटेज आपको, ओवरऑल फायदा आपको कम लगेगा। तो यहां पे भी हम लोग देखते हैं, छोड़ के देखो, मैं कभी भी ये नहीं कहता छोड़ के जाओ। आप लोग इसको, मेरी इस सीरीज को कुछ बच्चे मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं कि बस ये करके चलाओ ये आ जाएगा। नहीं बेटा, दैट इज नॉट माई एम। मैं कैसे बोल सकता हूं कि फिजिक्स में आप एक चैप्टर छोड़ के चले जाओ, एक चैप्टर करके चले जाओ। ये तो एक बहुत मतलब एक फिजिक्स टीचर के लिए पाप है। वो कभी नहीं बोल सकता आपको ऐसा कि बेटा फिजिक्स में ये पढ़ो ये मत पढ़ो ना। ये एम नहीं है हमारा। मेरा एम इस लेक्चर का, इस सीरीज का यही है कि आपको बस एक मैं शो कर दूं कि आ क्या रहा है यार एग्जाम में। देख तो लो पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कहां से उठ के आ रहे हैं। एटलीस्ट यू शुड नो कि चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू रिमेंबर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द चैप्टर्स apart from the previous years. So that is our aim. And last and the most important psychological aim of ours is कि आपका बर्डन कम करके आपको पुश करें कि कर बेटा और मेहनत कर, ये पढ़ ले फिर और कर लेना। आपको चंक्स में काट करके फीड करने की कोशिश कर रहे हैं फिजिक्स के सारे टॉपिक्स। दैट इज व्हाट इज आवर एम। सो आई होप कि आप लोग इसको बहुत पॉजिटिवली लेंगे और आप इसको अपने फायदे के लिए यूज करेंगे, and that will be more beneficial to you and your preparation. तो आइए क्विकली देखते हैं फिर इसको, इस चैप्टर के अंदर कहां के टॉपिक से क्वेश्चंस उठ के आए हैं। मैं साइड में हट जाता हूं, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए।